आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चौथे चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे पाठ का सार कि आखिर पाठ के अंदर है क्या, इनकी व्याख्याएं क्या हैं। तो पहले उसके पहले हम पढ़ने से पहले ये जान लें कि आखिर ये लिखा क्यों गया और ये है क्या। सबसे पहले ये है कि जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये एक पत्रिका का संपादन करते थे, हंस पत्रिका। तो उसमें क्या हुआ, एक बार बोला गया कि इसमें एक संस्करण निकालते हैं हम लोग आत्मकथा, यानी आत्मकथा मतलब अपने ऊपर लिखी गई कथा। तो इस संस्करण में विभिन्न विभिन्न कवियों की जो है आत्मकथा छापेंगे। तो सबसे पहले उनके सभी सहकर्मियों ने बोला कि नहीं, सबसे पहले जयशंकर जी आप अपनी आत्मकथा लिखिए। मगर इससे वो सहमत नहीं थे, जयशंकर प्रसाद जी उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि हम आत्मकथा लिखें। तो उन्होंने इसी संपर्क में, मतलब वो बोल रहे हैं आप लिखिए, वो बोल रहे हैं हम, वो नहीं चाहते कि हम लिखें। तो इसी जो है उधेड़ बुन में उन्होंने लिखा कि आखिर मैं आत्मकथा लिखता क्यों, क्या लिखूं मैं आत्मकथा में। उनके पास कुछ लिखने के लिए नहीं था। तो इसी उधेड़ बुन में ये पंक्तियां बनी उनसे। तो ये पंक्तियां क्या हैं अब हम जानते हैं। इसमें आपको उनके जीवन की कुछ झलकियां भी मिलेंगी कि वो क्यों लिख रहे हैं और क्यों नहीं लिखना चाहते थे। वो अपनी आत्मकथा, अपनी बाप बीती क्यों दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। तो सबसे पहले क्या है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी। या मतलब कविता में सबसे पहले वो अपनी आत्मकथा लिखने के कारणों को बताते हैं कि मैं क्यों कारण मैं क्यों लिख रहा हूं। प्रत्येक मन रूपी, प्रत्येक हर व्यक्ति का जो मन है उसको तुलना किससे करी गई है, भौरे से। किससे करी है, भौरा। भौरा हर फूल पे बैठता है, उसकी सुगंध लेता है। उसी तरह हृदय हर किसी की जानकारी लेकर एकत्र करता रहता है, अच्छी बुरी सभी तरह की चीज़ों की फीलिंग को अपने अंदर एकत्र करता है। तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि वो अब जो है भौरा जो है वो गुनगुनाकर हर जगह अपनी कहानी कहता रहता है। मतलब हृदय हमारा जो है वो हर जगह जाता है, हर किसी के पास सबकी कहानियां सुनता रहता है, हमारा भौरा रूपी हृदय। मुरझाकर गिर जाती पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यानी कि अब मैं लिखूं क्यों, क्योंकि मेरा तो जीवन समाप्त होने वाला है। लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा है मेरा जीवन समाप्त, इन्होंने हर एक पंक्ति का दूसरा मतलब निकाला है। अगर हम जो पढ़ेंगे उससे इन्होंने अपना जीवन रिलेट किया है। कैसे, पहले उन्होंने बोला मधुप गुनगुनाकर कह जाता कोई कहानी अपनी। अगर हम इसकी व्याख्या करें सिर्फ जो सामने लिखी है तो क्या है, भौरा जो है हर जगह गुनगुनाकर हर फूल पे उसको अपनी कहानी सुना जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मेरा हृदय जो है वो हर जगह जाता है और सबकी कहानी सुनता रहता है, सिर्फ इतना मतलब है। मुरझाकर गिर जाती सारी पत्तियां कितनी आज घनी। मतलब क्या है, ये देखो ये सारी कितनी सारी घनी पत्तियां गिर गई हैं, अर्थात इनका जीवन समाप्त हो गया है। तो अब इसके पीछे का हम मतलब निकालेंगे तो क्या बोलते हैं, मेरा जीवन तो समाप्त हो गया है, अब मैं आत्मकथा किस पर्पस में लिखूं। ठीक है, मेरा जीवन समाप्त हो गया है, अब मैं अपनी आत्मकथा किस पर्पस से लिखूं, मेरे पास इसका कोई कारण नहीं है। फिर इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। मतलब ये जो पूरा संसार है इसमें क्या है, इतने सारे असंख्य जो जीवन लीलाएं हैं उनकी समाप्त हो चुकी हैं। और हमारे अंतहीन जो नीला आकाश है, आकाश का तो कोई अंत नहीं है, आप जहां तक देखेंगे हर तरफ फैला हुआ है। तो हर पल उसमें कोई ना कोई जीवन एक इतिहास बनाता जा रहा है। तो उसमें मेरे जीवन के इतिहास को पढ़ने की क्या जरूरत है, आप औरों के जीवन का इतिहास पढ़िए। इस पूरे नीले आकाश में बहुत से लोगों के जीवन के इतिहास हैं, मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं। ठीक है, यहां वो लिखना नहीं चाह रहे हैं और उनसे जबरदस्ती लिखाया जा रहा है। तो वो ये सारे कारण बता रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जिनकी आप मन की हृदय बात की जान सकते हैं, मेरे मन की क्यों जानना चाहते हैं। जिस तरह पत्तियों का जीवन समाप्त हो रहा है, मेरा भी जीवन समाप्त होने वाला है, मैं क्यों लिखूं। फिर उसके बाद में इस गंभीर अनंत यानी कि इस पूरे आकाश में के नीचे बहुत से लोग हैं जिनका इतिहास रचा हुआ है, तो मैं अपनी फालतू की आत्मकथा क्यों लिखूं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, यह लोग करते ही रहते अपने व्यंग मलिन उपवास। इस संसार में कवि कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते रहते हैं। अगर मैं अपनी आत्मकथा लिख दूंगा तो उसका भी मजाक बनेगा,
ठीक है ना। लोग एक दूसरे का हंसी मजाक करते रहते हैं, संसार में हंसी उड़ाते रहते हैं, व्यंग करते रहते हैं। तो अगर मैं अपनी आत्मकथा लिख दूंगा तो उस पर भी लोग व्यंग करेंगे। फिर तभी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। इतना बता दिया मैंने कि मेरे आत्मकथा में लिखने को नहीं है और तब भी आप कह रहे हो मैं लिखूं, तो मैं क्यों इस आत्मकथा में अपनी जीवन की दुर्बलता लिखूं? क्योंकि मैंने अपने भी जीवन में इतना कुछ अचीव नहीं किया, इतना पाया नहीं, और मैं आत्मकथा लिख के अपने जीवन की सारी जो दुख तकलीफ लोगों के सामने क्यों बताऊं? मैं नहीं बताना चाहता। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम जब सुनोगे तो तुमको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तुमको जब तुम इसको पढ़ोगे तो तुमको बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब तुम उसको समझोगे ये तो देखोगे कि कवि के मन में, उसके जीवन में कोई भी खुशी और कोई भी सुख नहीं है। यानी गागर रीति मतलब उसके जीवन रूपी जो घड़ा है वो एकदम खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरे रसले अपनी भरने वाले। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कवि कि उनके जीवन में कभी एक प्रेयसी आई थी, मतलब उनकी प्रेमिका आई थी। तो उस समय उन्होंने क्या बड़ा अच्छा महसूस किया था, उनका जीवन एक स्वप्न के समान सुंदर लग रहा था उनको। तो क्या दिया, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। अब इन्होंने यहाँ बोला, सिंपल लाइन हम देखें तो ऐसा ना हो कि तुम ही मेरे जीवन को लूट ले जाओ। तो वो कह रहे मेरे जीवन में कभी एक प्रेयसी आई थी जिसने मेरे जीवन को सुखों से भर दिया था, लेकिन वो अपने साथ ही, वो उनको छोड़ के चली गई तो वो अपने साथ ही सारे सुखों को लेकर चली गई। खाली करने का यहाँ दिया है ना, अपने को समझो मेरा रस अपनी भरने वाली, मतलब मेरे अपने साथ वो मेरे जीवन के सारे रसों को अपने साथ लेकर चली गई, सारा आनंद सारा मजा वो अपने साथ लेकर चली गई है। यह विडंबना अरि सरलते, हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। मतलब यहाँ ये मेरे जीवन की विडंबना है, मतलब तकलीफ है कि मैं जो कुछ, विडंबना मतलब क्या होता है, ये हमारे जीवन की प्रकृति है कि हम जिसको बदल नहीं सकते, हमारी डेस्टिनी जिसे हम बोलते हैं, तो जिसे हम बदल नहीं सकते। ये मेरे जीवन की विडंबना है कि इन कमजोरियों का बखान अगर मैंने किया तो तुम हंसी उड़ाओगे, अगर मैंने तुम लोगों को ये सारी चीजें बता दी तो तुम हंसी उड़ाओगे मेरी। भूले अपनी प्रवंचा, तुम अपनी सब कुछ भूल जाओगे और मेरे दुखों में मजा लेने लगोगे, इस तरीके से होगा। और औरों को दिखलाओगे, मेरे दुखों में अब मजा लेने लगोगे, अपने दुखों को भूल जाओगे और अपने दुखों को छिपाकर मेरे दुखों को सबके सामने रख दोगे। जहां होता है ना हम अपने दुख दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन जब हम छिपाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरों की चीजें हम सामने देने लगते हैं। तो वही बोला कि जब तुम तकलीफ किसी को बताना ना चाहोगे तो उस समय तुम मेरी तकलीफ औरों के सामने रख दोगे। नेक्स्ट है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब वो बोलते हैं मैं उस समय को कैसे याद करूं जब वो प्रेयसी मेरे जीवन में थी। उज्जवल मतलब उज्जवल, उस समय मेरा जीवन खूब चमक रहा था, खूब अच्छा था, तो वो उज्जवल गाथा मैं कैसे गाऊं, उन मधुर चांदनी रातों को मैं कैसे तुम लोगों को बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों को, मतलब वो जब मेरे जीवन में थी तो वो खूब खिलखिलाकर हंसती थी और मेरा जीवन भी उसकी खिलखिलाहट से हर समय महकता ही रहता था। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मतलब जितने टाइम तक वो था वो मेरे लिए सिर्फ एक अब स्वप्न रह गया, क्योंकि अब मैं जब जागता हूँ अपने आप को देखता हूँ तो वो मेरे जीवन में नहीं है। मतलब वो प्रेयसी जब तक उनके जीवन में थी वो जीवन काल इन्होंने स्वप्न के रूप में बताया, क्योंकि जैसे हम आंख खोलते हैं स्वप्न तो गायब हो जाता है, तो उसी तरीके से आज जब वो लिख रहे हैं तो उन्हें उसका वो जीवन काल एक स्वप्न की तरह लगता है कि आज मैं वो सब चीजें जैसे लगता है कि मैं एक स्वप्न देख रहा था। आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गई, और जब मुझे लगा आलिंगन में मतलब होते हैं ना, आलिंगन मतलब जब वो मेरे बाहों में आते आते वो भाग गई का मतलब यहाँ पर क्या दिया है कि ऐसा लगा कि अब वो सारे जीवन मेरे साथ रहेगी और मेरा जीवन हमेशा इतना सुंदर और महकता रहेगा। जब मैं इस चीजों की कल्पना करने लगा था ठीक उसी समय वो मुझे छोड़कर मेरे जीवन से चली गई। फिर नेक्स्ट, जिसकी अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया से, अब उसके रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि वो किस तरीके से थी। क्या था,
उसके अरुण कोपल यानी कि उसके गालों, उसके गाल जो है ना, कोपलों की मत वाली सुंदर छाया, मतलब उसके जो गाल थे वो इतनी सुंदर थे कि मानो, दूसरा अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया से, मतलब उसके चेहरे की जो लाली थी वो लालिमा कहाँ से आती थी? जब सुबह सुबह सूरज उगता है, जब सूरज नहीं दिखता, सिर्फ आसमान में लालिमा दिखती है, तो वो समय हमारा क्या कहलाता है? उषा का समय कहलाता है। हम उसको प्रातः काल बोलते हैं। नो, वो प्रातः काल नहीं होता। जब सूरज निकल आता है तो वहां से प्रातः काल का समय शुरू होता है। मगर जब हमें सूरज ना दिखाई दे और आसमान में एक तरफ कालिमा दिखाई दे और दूसरी तरफ लालिमा दिखाई दे, तो वो समय होता है उषा का समय। तो यहाँ पे उसी समय का वर्णन किया गया, अनुरागनी उषा। अनुरागनी मतलब जब रात जा रही है, रात जा रही है और सुबह आ रही है, तो उस समय जो लालिमा आसमान पे फैली रहती है, उस लालिमा ही मेरी जो प्रेयसी थी उसके गालों पर उसकी लालिमा रहती थी। उसकी स्मृति पायेथ बनी थके पथित की पंथा में, सीवन की उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा को। मतलब यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, वो उसकी स्मृति, उसकी याद जब मैं आज भी करता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे एक यात्री जब थक जाता है, थक के छां में बैठ के ठंडा ठंडा जल पीता है ना, तो उसको बहुत सुकून मिलता है। तो वही हाल आज मेरा होता है। जब मैं आज के जीवन की भाग दौड़ को छोड़ के जब उसकी यादों में डूब जाता हूं, तो मुझे वही सुकून मिलता है जो एक राही को ठंडी छांव में मिलता है। अब वो क्या कहते हैं, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा को, जिन दुखों को मैं सी चुका हूं, जिन दुखों को मैं भूल चुका हूं, तुम उनको क्यों उधोड़ उधोड़ को देखना चाहते हो मेरी कथा को। तुम उनको मत उधेड़ो, जो मेरे अंदर समाया हुआ है, तुम उधोड़ोगे तो मेरे को तकलीफ होगी। तो वही बोलते हैं कि जो जख्मों को मैं सी चुका था उनको तुम उधेड़ कर मेरी कथा को देखने की कोशिश मत करो। छोटे से जीवन को कैसे बड़े कथाएं आज कहूं, मैंने उसके साथ जो कुछ महसूस किया, जो कुछ पाया, मैं आज इतने छोटे से जीवन में उसको बयां नहीं कर सकता। जितना अच्छा मैंने समय उसके साथ बिताया, अगर मैं उसको वाचने बैठूं तो ये मेरा बचा कुचा जीवन भी उसके लिए